हाँ जी बेटा, देखिएगा ये आपके सामने आपके पेज आ गया है। और ये जो पार्ट है आपका जूझ, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर दे रही हूँ ताकि आपको दिखाई दे जाए। ठीक है, क्योंकि ये हेल्प बुक का है तो थोड़ा सा कंजस्टेड है, लेकिन फिर भी आपको काफी कुछ दिखाई दे जाएगा। ठीक है, चलिएगा। तो ये जो पार्ट है, पार्ट का नाम दिया ही हुआ है जूझ। जूझ जो पार्ट है उसका मतलब मैंने आपको बता दिया था कि संघर्ष, कठिनाइयां, परेशानियां हर किसी के जीवन में आती है, लेकिन व्यक्ति को संघर्ष करते रहना चाहिए, हार नहीं माननी चाहिए, तभी आप जीवन में एक सफल व्यक्ति बन सकते हैं। ठीक है, तो जूझ मराठी के सुविख्यात, सुविख्यात का मतलब सुप्रसिद्ध, ठीक है, सुविख्यात कथाकार हैं, कथा लिखने वाले हैं, और इनका पूरा नाम है डॉक्टर आनंद यादव। ठीक है, का बहुचर्चित एवं उल्लेखनीय आत्म कथात्मक उपन्यास है। यानी इन्होंने इस उपन्यास में आत्म कथा के रूप में ये उपन्यास लिखा है, अपनी कथा के बारे में बताया, अपनी जिंदगी के बारे में उन्होंने बताया है। इस पाठ में उपन्यास के कुछ अंश मात्र ही उद्धृत किए गए हैं, उद्धृत कर दिखाए गए हैं। इस उपन्यास में आपको पूरा उपन्यास नहीं मिलेगा, उसका कुछ भाग आपको यहाँ पर मिल जाएगा। यह उपन्यास साहित्य अकादमी पुरस्कार इसको मिला हुआ है, जो 1990 में मिला था, और ये सम्मानित भी हो चुका है, यानी अच्छा उपन्यास उपन्यास है। इसलिए इसे साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। जूझ एक किशोर द्वारा भोगे गए गंवई, गंवई का मतलब होता है गांव के जीवन के खुरदरे यथार्थ, खुरदरे यथार्थ का मतलब ऐसा सच जो वास्तव में चुभता है, और आंचलिक परिवेश की जीवंत गाथा है। आंचलिक का मतलब गांव की, परिवेश का मतलब वातावरण की जीती जागती कथा है। कहने का मतलब ये हुआ कि जूझ जो आपका ये पाठ है, ये लिखा है आनंद यादव ने, और कह रहा है कि ये मेरे जीवन का ही एक हिस्सा है। और कैसे इस पाठ में ये भी बताया है कि किस तरह से जो किशोर होते हैं, किशोर का मतलब मान लीजिए जो पांचवी छठी में पढ़ता हो, ऐसे बच्चों को युवा नहीं कह सकते, उसे युवा तो आप लोग हैं। ठीक है, जो आप 15+ हो गए हैं, आप युवा हैं। ठीक है, आपकी उम्र क्या है, यंग एज कह सकते हैं आपको। तो कहते हैं किशोर द्वारा भोगे गए, यानी उस किशोर ने अर्थात आनंद यादव ने अपने जीवन में बहुत सारे ऐसे सच जो चुभते हैं, खुरदरे का मतलब जो सच्चाई थी लेकिन वो चुभती भी थी। और गांव में अक्सर ऐसा होता है कि बच्चे जो हैं बहुत सारी परेशानियों का सामना उन्हें करना पड़ता है। ठीक है, और गांव के परिवेश की भी गाथा बताई है उसने कि गांव का जो परिवेश है, वातावरण है, गांव के जो हालात होते हैं वो कैसे होते हैं। देखो, शहर में और गांव में अंतर तो है ही, लेकिन इसी तरह से कह रहा है कि एक बच्चा ऐसा जो गांव में रहता है, और गांव में किस किस तरह से उसे परेशानियां उठानी पड़ती हैं, साथ में गांव की जो प्रवृत्ति है, जो रहन सहन है, जो कल्चर है, वो किस तरह का है। तो इस पाठ में आप ये पढ़ेंगे। ठीक है, आनंद यादव जो है वो खुद ही इस कहानी का नायक है। ठीक है, यानी मुख्य पात्र है। बात आगे शुरू करते हैं। लेखक कहता है कि अपने बचपन को याद करते हुए लेखक बताता है, मैंने बताया था ना कि वो अपने बचपन की कहानी को ही रूप में बांध रहा है उपन्यास के रूप में। तो कहते लेखक कहता है कि अपने बचपन को याद करते हुए लेखक ने बताया कि मेरा मन पाठशाला जाने के लिए बेचैन रहता था। यानी कि उसका मन था कि मैं बहुत पढूं और स्कूल में जाऊं। ठीक है, कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं कि नालायक बन के घर पे बैठ जाते हैं। ठीक है, वो कहता है कि मेरा मन करता था कि मैं पाठशाला जाकर पढूं, स्कूल में जाकर पढूं, परंतु कारण बता रहा है, परंतु मेरे पिता मुझे पाठशाला नहीं भेजना चाहते थे, लेकिन मेरे पिता मुझे पढ़ाना नहीं चाहते थे। बच्चे का मन पढ़ने का है, पिता का नहीं है। पिता चाहते हैं कि मैं उसे नहीं पढ़ने देना चाहता, यानी उनकी मर्जी है कि वो उसे नहीं पढ़ाएं, लेकिन बच्चे का मन है कि वो पढ़ने के लिए पाठशाला जाए। उसका मन बेचैन रहता था कि सब बच्चे जाते हैं, मुझे पाठशाला क्यों नहीं भेजते। ठीक है, और कई बच्चे ऐसे भी हैं जो पाठशाला आना ही नहीं चाहते, लेकिन उनके पेरेंट्स जबरदस्ती भेजते हैं। ठीक है, यहाँ हालात उल्टे हो जाते हैं। लेकिन उस समय लेखक कह रहा है कि मेरा मन बेचैन रहता था, मैं स्कूल में जाके पढूं, लेकिन मेरे पिताजी मुझे पढ़ाने नहीं भेजते थे। क्यों नहीं भेजते थे, यहाँ पर वो कारण बता रहा है, क्योंकि गांव में ऐसा ही होता है अक्सर
कहते इसलिए नहीं भेजते थे कि वे स्वयं कोई काम खेत का नहीं करते थे, ठीक है, यानी कि वे स्वयं कोई काम न करके खेत का सारा काम मुझसे करवाते थे, ठीक है। यानी पाठशाला पढ़ने की उम्र में बच्चों से खेत का सारा काम करवाना और खुद नहीं करना। देखो कुछ पेरेंट्स तो ऐसे होते हैं जो खुद भी करते हैं, बच्चों को भी लगाए रखते हैं, वो तो बात ठीक है, लेकिन कहते हैं खुद तो आराम करें और बच्चे को पर क्या कहे सारे दिन खेत में काम करो। कहते मेरे पिता इसलिए नहीं भेजना चाहते थे क्योंकि वो खुद तो कोई काम करते नहीं थे और खेती बाड़ी का सारा काम मुझे ही देखना पड़ता था, इसलिए उन्हें मेरा पाठशाला जाना बिल्कुल पसंद नहीं था। क्यों? क्योंकि अगर ये पाठशाला चला जाएगा तो फिर खेती बाड़ी कौन करेगा, खेती बाड़ी किसको करनी पड़ेगी, उसके पिताजी को करनी पड़ेगी। पिताजी क्या था, कामचोर, तो वो काम करना नहीं चाहता था। उसे लगता था कि बच्चा थोड़ा सा मैच्योर हो गया है, ठीक है, छठी सातवीं में हेल्पफुल बच्चे तो हो ही जाते हैं। तो उसने बताया कि ये बच्चा जो है मतलब खेत में काम करने लायक हो गया, अब मुझे क्या जरूरत है, मैं आराम से रहूंगा और बच्चे को खेती बाड़ी में लगा दूंगा। तो ये सोच के उसने उसे पढ़ने लिखने नहीं भेजा। इसलिए लेखक कहता है कि मेरा पाठशाला जाना बिल्कुल पसंद नहीं था उन्हें। एक दिन क्या हुआ कि एक दिन जब लेखक साथ में कंडे थापने में अपनी माँ की सहायता कर रहा था, यानी देखिए लेखक किस किस तरह के काम करता है। आप तो कह देते हो कि हमें शर्म आती है, यहाँ पर देखिए लेखक कह रहा है कि जब लेखक साथ में कंडे थापने में, कंडे का मतलब होता है गोबर के जो उपले होते हैं ना, उनको कहा जाता है। कहते हैं वो अपनी माँ के साथ कहाँ, किसी खुले मैदान में वहां पर क्या है गोबर के उपले बनाने में मदद कर रहा था, ठीक है। आप तो कह देते हो कि माँ का काम है माँ करेगी, अब वो क्या करता है कि पिता तो कुछ करता नहीं है, तो माँ भी बेचारी कितनी करे, तो वो घर के कामों में भी मदद कराता, खेती का ही नहीं घर के काम में भी। तो कहते माँ के साथ वो उपले थापने का काम कर रहा था, मदद करा रहा था। तभी उसने क्या कहा कि वह अपनी माँ से बोले कि पाठशाला जाने की इच्छा व्यक्त की कि माँ मुझे पाठशाला भेज दो, ठीक है, मेरा बहुत मन करता है, सब बच्चे पढ़ते हैं, मैं भी पढ़ लूंगा, ठीक है। तो कहते माँ के माँ जब उपले बना रही थी गोबर के, तो उस समय में उसने अपनी माँ से अपने मन की बात कही, परंतु कहते पिता से तो इसलिए नहीं कहता था क्योंकि पिता तो चाहते ही नहीं थे कि वो पढ़े, ठीक है। कहते परंतु माँ से जब उसने अपने मन की बात बताई कि मैं पढ़ना चाहता हूँ, तो माँ ने भी क्या कहा, कहते परंतु माँ भी आनंदा के पिता से बहुत डरती थी, ठीक है। यानी कि होगा उसका पिता थोड़ा सा खड़ूस, क्रूर, निर्दयी, ठीक है, अत्याचारी। तो माँ को भी पिता से बहुत डर लगता था। कहते परंतु माँ भी क्या है पिता से बहुत डरती थी, इसलिए वह अपने बेटे का खुला समर्थन नहीं कर सकी। खुला समर्थन का मतलब खुलकर उसका पक्ष नहीं ले सकती थी कि ठीक है बेटा मैं पढ़ने भेज दूंगी तेरे को। क्यों? क्योंकि उसे लगता था कि मैंने हाँ भरी और इसके पिताजी मुझे दबादम कूटेंगे। क्योंकि गांव में बेटा यही हालात होते हैं कि मतलब पेरेंट्स के में क्या है, माता जी की कौन चलने देता है, पिता की चलती है। तो ये गांव के हालात भी बता रहे हैं। करके इस तरह से माँ ने डरते हुए कहा कि मतलब मैं तुझे नहीं बता सकती, मैं कुछ नहीं कह सकती, मैं तेरी मदद नहीं कर सकती। माँ ने उसका समर्थन नहीं किया, माँ ने उसका साथ नहीं दिया। तो लेखक स्वयं अपनी माँ से कहता है, कहते देख, माँ को समझाता है, अपनी माँ को समझाता है कि खेत के लगभग सभी काम खत्म हो गए हैं। ये देखिए अब फसल निकल चुकी है और खेत के सारे काम खत्म हो चुके हैं। जो मैं कर सकता था, यानी कि जो मेरे काबिल था वो काम मैं कर सकता था, वो सारे काम अब खेत के खत्म हो गए, खेतों में अब कोई काम नहीं बचा। इसलिए तू मेरे पढ़ने की बात दत्ताजी राव सरकार से क्यों नहीं करती? यानी कि तू मेरी बात किससे कर पढ़ने की? दत्ताजी राव से। अब ये दत्ताजी राव कौन है? बेटा दत्ताजी राव एक ऐसे व्यक्ति हैं उस गांव के जिसका दबदबा समाज में है, अर्थात लोग उसकी खूब मानते हैं, यानी कि वो काफी प्रतिष्ठित हैं, नामी हैं, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, ठीक है, और अच्छा बुरा जानते हैं। अब ऐसे इंसान के लिए से हर कोई मदद मांगने जाता है, सलाह मशवरा करने जाता है। कहते तो फिर लेखक ने भी बताया कि सारे काम तो खत्म हो गए खेत में, तो तू मेरी जो पढ़ने की बात है वो दत्ताजी राव से बता, यानी कि दत्ताजी राव सरकार से जाकर कह दे। क्यों?
क्यों कह दे? क्योंकि लेखक के पिता जो हैं वो दत्ताजी राव के सामने तो नतमस्तक हो जाते हैं, यानी कि उनके सामने तो हाथ जोड़े खड़े रहते हैं, यानी कि तू अगर कहेगी तो वो तेरे को तो मारे पीटेंगे। तो इसलिए क्या करना है कि तू मेरी पढ़ने की बात दत्ताजी राव को बता दे। और दत्ताजी राव जो है वो पिताजी से कह देंगे। क्यों? क्योंकि पिताजी दत्ताजी राव को बिल्कुल मना नहीं करेगा बात को। क्यों? क्योंकि उसके सामने तो सारी मानता है। तो कहते पिताजी राव के सामने नतमस्तक हो जाते थे और उनकी कोई भी बात मानने के लिए बाध्य थे, यानी कि अगर दत्ताजी राव ने कुछ कह दिया तो वो बिल्कुल भी इनकार नहीं करते थे। इसलिए लेखक को लगता था कि दत्ताजी राव ही मेरे पाठशाला का रास्ता खोल सकते हैं, यानी एक वही आदमी है या वही है जो मेरी मदद कर सकता है। इसलिए उसने क्या कहा, अपने पिताजी से ना अपनी माताजी से दत्ताजी राव से बात करने की इच्छा जाहिर की। अब हुआ क्या, चलिए। कहते हैं रात के समय माँ बेटे दोनों, क्यों? क्योंकि पिताजी को ले जाएं तो गुस्सा करेंगे, ठीक है, या दिन में तो समय नहीं मिलता, सारा दिन काम करते हैं। तो माँ बेटे रात को दोनों दत्ताजी राव के घर पर गए अपनी फरियाद लेकर, यानी अपनी बात को लेकर दोनों दत्ताजी राव के घर पहुंचते हैं। माँ दत्ताजी राव को सब कुछ बता देती है, यानी कि जो भी घर में हालात घटित हो रहे होते हैं कि भाई मैं तो कह नहीं सकती, अरे इसका मन है बड़ा पढ़ने का, ठीक है, काम धाम तो वो करते नहीं है, सारा काम बच्चे से कराते हैं, तो मैं पढ़ने कैसे भेजूं, मैं अगर कहूंगी तो वो मुझे मारेंगे, तो इसलिए आप बता देना। कहते ये सब कुछ उसने बता दिया। और क्या बताया? माँ ने बताया कि वो काम धंधा नहीं करते, वह सारा दिन क्या करते हैं, बाजार में रखमा बाई के पास गुजार देते हैं। अब यहाँ पर बेटा बाजार में आपने देखा होगा कि कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जो टाइम पास होती हैं, तो यहाँ पर भी रखमा बाई भी उसी पेशे से जुड़ी हुई है, ठीक है। तो वो कहते हैं वो सारा दिन बाजार में रखमा बाई के पास रहते हैं और सारा दिन उधर ही गुजार देते हैं, खेती बाड़ी का काम नहीं देखते। और खेती बाड़ी का काम किसको देखना पड़ता है? कहते खेतों में काम आनंदा को करना पड़ता है, खुद तो ऐश करते हैं, आराम करते हैं, अयाशी से जीते हैं, ठीक है, मौज मस्ती करते हैं, लेकिन बच्चे को सारा दिन खेतों में काम पर लगाते हैं। इसलिए उसकी माँ ने कहा कि आप थोड़ा सा अगर विनती करें तो आपकी बात मान लेंगे। ये बात सुनकर दत्ताजी राव चिढ़ गए, यानी कि पढ़े लिखे थे, समझदार थे, ठीक है, समाज का अच्छा बुरा जानते थे, ठीक है, और समाज में उसका रोब भी था। तो इसलिए उन्हें बड़ी चिढ़ हुई। चिढ़ क्यों हुई भाई? एक ऐसा पिता जो खुद तो आराम से रहता है और बच्चे को सारा दिन खेत में लादे रखता है, तो बच्चे का भविष्य बिगाड़ रहा है, वो खुद का तो बिगड़ ही गया। तो इसलिए उसने सोचा कि ये तो बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, जबकि बच्चा पढ़ना चाहता है, वो काम के लालच में बच्चे को पढ़ने नहीं भेज रहा। तो उन्हें आया गुस्सा। उन्होंने लेखक के पिता को समझाने का आश्वासन देकर दोनों को घर भेज दिया। यानी दत्ताजी राव ने लेखक के माताजी को समझाया कि मैं बात उससे करूंगा, ठीक है, तसल्ली दे दी कि मैं उसे कहूंगा, समझाऊंगा, तुम दोनों घर चले जाओ। अब वो दोनों घर जा रहे हैं। अब यहाँ पर थोड़ी सी कहानी मैं आपको बता रही, यहाँ दी नहीं हुई, लेकिन आप सुनिएगा। कहते वो दोनों घर जा रहे हैं। दोनों घर जाते समय वो मतलब आपस में बातें कर रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि दत्ताजी राव हमारी बात बता देंगे कि हम उससे मिलने आए थे। तो लेखक कहता है कि नहीं, दत्ताजी राव अच्छे व्यक्ति हैं, ठीक है, और वो इस तरह की बात इधर से उधर नहीं लगाते हैं, वो हमारी मदद जरूर करेंगे। फिर उसकी माता जी जो है वो डरी हुई तो है ही पहले, क्योंकि उनके पिताजी का जो व्यवहार है वो बड़ा क्रूर है, ठीक है, अच्छा नहीं है, पत्नी के प्रति आदर सम्मान की भावना नहीं है। तो पत्नी जो है, उसकी माताजी जो है वो डर रही है, कह रही है कि अगर पता चल गया तो। कहते कैसे पता चलेगा, हम तो रात में गए हैं ना, ठीक है, तो पिताजी को पता ही नहीं है। और उसने कहा कि अब ऐसा करना, जब दत्ताजी राव तुझे बुलाएं, यानी कि तेरे पढ़ने की बात जब तेरे पिताजी को बुलाएंगे, तो तू चुपचाप वापस दत्ताजी राव घर के पास चले जाना, ठीक है। क्यों चले जाना? क्योंकि पिताजी तो ऑलरेडी वहीं पे बैठे हुए मिलेंगे, और वहीं पे बैठे हुए मिलेंगे तो तेरे अचानक से तू जाएगा तो वो शक हो जाएगा, ठीक है, या पहले वहां पर पहुंच गया तो शक हो जाएगा। तो इसलिए एक काम करना कि जब मैं खाना बना रही हूँ ना, तब तुम जाना दत्ताजी राव के घर पिताजी को बुलाने, बहाना लेकर, बहाने से बात सुनना कि उनके बीच में क्या बात हो रही है। और क्या बहाना लेके जाना है तेरे को? तो वो कहते हैं कि तू ऐसे कहना कि माँ खाना बना रही है और माँ खाने के लिए बुला रही है, ठीक है। तो तू खाने के लिए बुलाने के बहाने से दत्ताजी राव के घर जाएगा, वहां पर पिताजी बैठे मिलेंगे, उनमें आपस में जो भी बात है हो रही होगी, तू आराम से उसे सुनकर मुझे बता देना।
ये रास्ते में दोनों माँ बेटे क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं और फिर मतलब पता कर लेते हैं कि उनकी उन दोनों के बीच में क्या बात हुई, ये हमें भी पता चल जाएगा। कहते रात के समय माँ, हाँ आगे कहते दत्ताजी राव के बाड़े का बुलावा, बाड़े का मतलब यहाँ घर से है, ठीक है। यानी दत्ताजी राव बड़े व्यक्ति थे और उनके घर का बुलावा दादाजी के लिए। अब देखिए लेखक जो है वो अपने पिता को पिता नहीं कहता, दादा कहता है, ठीक है। तो कभी दादा सोचो उस मतलब वो दादा पोते का रिश्ता है, ऐसा नहीं है, यानी वो पिताजी को ही दादा के नाम से संबोधित करता है। दत्ताजी राव के बाड़े का बुलावा दादा के लिए सम्मान की बात थी। उसे लगता था ओहो मेरे जैसे नाचीज व्यक्ति को दत्ताजी राव ने बुलाया है, ठीक है, बड़े गर्व से सम्मान से। कहते इसलिए बड़ी खुशी से दत्ताजी राव के बाड़े में पहुंच जाते हैं, यानी कि उसका पिताजी जो है दत्ताजी राव के घर चला जाता है। आधे घंटे के बाद, यानी कि जब समय आधा घंटा हो गया, तो प्लानिंग के अनुसार आनंद यादव यानी जो लेखक है वो अपने पिताजी को बुलाने के बहाने से लेखक भी वहां चला जाता है, ठीक है। अब लेखक वहां पहुंच गया तो इसी बीच में, क्योंकि दत्ताजी राव की और लेखक की तो बात हो चुकी थी, तो जैसे ही लेखक वहां पे पहुंचता है तो दत्ताजी राव लेखक को वहां पर बैठा लेते हैं बहाने से कि बैठ जा, तो 2 मिनट बात कर लेते हैं फिर चला जाइयो, तेरे पिताजी से मैं बात कर लेता हूँ। और बात बात में यानी दत्ताजी राव ने लेखक से पूछा, ऐसे अनजान बनते हुए जैसे मैं इस लड़के को जानता ही नहीं हूँ, अच्छा ये तेरा लड़का है? कहता हाँ जी मेरा ही है। कहता कौन सी में पढ़ता है? अब पिताजी क्या बोले, क्यों, क्योंकि पिताजी ने तो पढ़ने का तो नाम ही नहीं था, पता ही नहीं था क्या पढ़ रहा है, कहाँ पढ़ रहा है, ठीक है। और कहाँ, उसने तो छुड़वा दिया था। कहते कौन सी में पढ़ता है? लेखक से ही पूछा दत्ताजी राव ने, कौन सी कक्षा में पढ़ता है रे तू? तो लेखक ने कहा जी 5वीं कक्षा में पढ़ता था, किंतु अब नहीं जाता। यानी कि क्यों, मतलब उसने ये क्यों कहा कि 5वीं में पढ़ता था, ये भी तो कह सकता था जी नहीं पढ़ता, लेकिन कह रहा है कि 5वीं कक्षा में पढ़ता था किंतु अब नहीं पढ़ता, ठीक है। तो बात बात में लेखक दत्ताजी राव को ये भी बता देता है कि मैं इसलिए नहीं पढ़ने जा सकता क्योंकि दादा मना करते हैं। अब पिताजी के सामने ही पिताजी की बुराई कर दी। अब पिताजी बोल नहीं सकते, क्यों, क्योंकि वो दत्ताजी राव के सामने तो मुंह ही नहीं खोल सकते ना, इतनी हिम्मत नहीं है उनमें। तो कहते लेखक ने बातों ही बातों में ये बता दिया कि पिताजी को मेरा पाठशाला जाना पसंद नहीं है। ये बात जब सामने हुई तो दत्ताजी राव ने दादाजी को खूब डांटा, अर्थात उसके पिता को खूब डांट लगाई। क्यों? क्योंकि वो उसके सामने यही तो दिखाना चाहते थे कि भाई तू अपने बच्चे को क्यों नहीं पढ़ाता, ठीक है। फिर उन्होंने गुस्सा करते हुए दिखाया कि तू लुगाई और बच्चों को काम में जोतता है, यानी कि अपनी पत्नी और बच्चों को तो सारा दिन खेत में काम में लगाए रखता है, और खुद गांव गांव भर में खुले सांड की तरह घूमता है, यानी कि जैसे सांड होता है ना मर्जी का मालिक। कहते तू इस तरह से पूरे गांव में खुले सांड की तरह घूमता हुआ मौज कर रहा है। अंत में दादाजी ना दत्ताजी आनंदा को सुबह पाठशाला जाने को कह देते हैं। कहते आखिर में बातों ही बातों में जो लेखक है उसके पिता दत्ताजी राव के सामने हाँ भर लेते हैं कि ठीक है मैं कल से इसे पाठशाला भेज दूंगा, ठीक है। और पाठशाला जाने की बात तय हो जाती है। दादा मेरे पाठशाला जाने पर तो मान गए। अब लेखक खुद बता रहा है, कहते पिताजी जो थे वो मेरी पाठशाला जाने की बात पे तो राजी हो गए कि ठीक है तू चला जाना पाठशाला, परंतु पाठशाला लगती थी 11 बजे, ठीक है। अब आप कहोगे कि मैडम उसमें स्कूल का टाइम इतना लेट था, वो बेटा वो उस जमाने की बात कर रहे हैं। कहते उस समय पाठशाला 11 बजे होती थी, इसलिए दिन निकलते ही खेत में हाजिर होने के बाद सीधे खेत से ना खेत से सीधे पाठशाला जाना। यानी पिताजी ने कह दिया कि पाठशाला तो तू चला जाएगा, लेकिन पाठशाला में ध्यान से सुनना 11 बजे पाठशाला लगती है, उससे पहले तेरे को क्या करना है, जैसे ही दिन निकलेगा खेत में जाएगा, खेत से सीधा स्कूल जाएगा। सवेरे पाठशाला जाने के लिए बस्ता खेत में ही लेके जाना है। ऐसा नहीं है कि मतलब खेत में इस बहाने से छोड़ के आ जाए कि मुझे अभी बस्ता घर से लेके आना है, यदि घर बार बार नहीं आना तेरे को, ठीक है, खेत में ही रख अपना सब कुछ। कहता है सुबह जब जाए तो पाठशाला जाने का बस्ता भी सुबह ही बांध के ले जा अपना, ठीक है। छुट्टी होते ही सीधा खेत में आना। अब छुट्टी होते ही सीधा कहाँ जाते हैं बच्चे? घर पे। कहता घर नहीं आना तेरे को, कहाँ जाना है? सीधा खेत में जाना है। और जब खेत के काम अधिक हो,
ये भी बताया दादा ने कि मान लो किसी दिन खेत में काम अधिक होगा या खेत में काम बढ़ जाएगा, खेत में बहुत ज्यादा काम धंधा शुरू हो जाएगा, तो पाठशाला से गैर हाजिर भी होना पड़ेगा, अर्थात तेरे को पाठशाला नहीं जाने दूंगा। किसने बताया? लेखक के पिता ने। कि इस शर्त पर, मान तो गए लेकिन उन्होंने शर्त रखी कि इस तरह से अगर तू मानेगा तो पाठशाला जाएगा। गैर हाजिर भी होना पड़ेगा, यानी कि खेतों में जब काम ज्यादा हो जाएगा तो तुझे छुट्टी भी करनी पड़ेगी। आदि आदेश भी साथ में दे दिए कि ठीक है चला जा पाठशाला, लेकिन इस तरह से जाएगा जैसे मैं चाहता हूँ। आनंद दादा की सारी बातें मंजूर कर लेता है। अब देखो, बच्चे के मन में जब पढ़ने की ललक हो ना, तो कितनी ही परेशानी उसके सामने खड़ी कर दो, वो सारी बात खुश होकर मान लेता है। तो लेखक के मन में भी ये था कि चलो जैसे भी हो, कितना ही काम करना पड़े, कम से कम स्कूल तो जाने को मिलेगा। तो वो सारी बात क्या कर लेता है, मंजूर कर लेता है, स्वीकार कर लेता है। उसका मन आनंद में से उमड़ रहा था। आज वो बहुत खुश था। क्यों? क्योंकि आज वो पाठशाला जाएगा। परंतु दादा का मन आनंदा को पाठशाला भेजने के लिए अभी भी तैयार नहीं था। सारी बात हो चुकी है, लेकिन दादा के मन में अभी भी यही चल रहा है कि ये पाठशाला चला जाएगा तो काम कौन करेगा। ठीक है, न्यूज को चिंता सता रही है। कहते हैं मन से तो वो अभी भी खुश नहीं थे कि आनंदा को क्या भेज दें, पाठशाला भेज दें। इसलिए रात को जब आनंदा खाना खाने बैठा तो उन्होंने फिर धमकी दी। क्या धमकी दी? वे फिर कहने लगे, हाँ, अगर किसी दिन खेत में नहीं आया, ठीक है, कहते मान ले किसी दिन तूने पाठशाला के बाद, छुट्टी के बाद खेत में अगर किसी दिन मुझे वहां पर नहीं मिला, तो कहते गांव में जहां भी मिलेगा, अर्थात गांव में बच्चों के साथ खेलता हुआ या कुछ और करता हुआ, गांव में जहां पर भी मिलेगा वहीं कुचलता हुआ, मतलब मारूंगा तेरे को। इस तरह से उन्होंने धमकी दे दी कि कभी तू ये सोचता हो कि पाठशाला जब जाऊंगा तो पिताजी को क्या पता चलता है, तो थोड़ा बहुत इधर उधर घूम लूंगा, ठीक है, खेत में ना नुकर कर जाऊंगा कि आज तो पाठशाला से काम बहुत ज्यादा मिला है, या आज लिखाई का काम ज्यादा है, पढ़ाई का काम ज्यादा है। पिता ने उसे शाम को ही धमकाया जब वो खाने पे बैठ रहा था कि सुन, पाठशाला तो तू चले जाना, लेकिन अगर किसी दिन खेत में जो टाइम मैंने बताया है तू नहीं पहुंचा, और गांव में मेरे को जहां पर भी खेलता कूदता कुछ करता मिला, तेरे को वहीं पे पीटूंगा। ठीक है। और फिर उसे धमकाते हुए कहते हैं कि तेरे ऊपर पढ़ने का भूत सवार हो रहा है, मुझे मालूम है, बलिस्टर नहीं बनने वाला तू। ठीक है, यानी कि जिस पिता को काम करने पर तकलीफ होती हो, जिसको ये पता हो कि अब बच्चा जब स्कूल चला जाएगा तो सारा काम मुझे करना पड़ेगा, तो ऐसे में उन्हें गुस्सा तो आ रहा था, लेकिन गुस्सा किस पे उतार रहे थे? आनंदा पर। और गुस्सा उतारते हुए बोले, हाँ बड़ा तू बैरिस्टर बनेगा, पता है क्या पढ़ेगा, ठीक है, देखूंगा तेरे को क्या पढ़ के आएगा। और बेचारा आनंदा क्या कर रहा था? आनंदा गर्द नीचे करके खाना खाने लगा था, यानी कि बेचारा चुपचाप खाना खा रहा था और पिताजी की डांट भी सुन रहा था। यानी देखिए किस तरह से वो बच्चा घर के हालात में जी रहा है। आप तो बेटा बहुत खुश नसीब हो जो इस तरह के अच्छे वातावरण में, अच्छी सुविधाओं में, और आपके पेरेंट्स तो फोर्स करते हैं कि बेटा कुछ भी हो, काम धाम तो हम कर लेंगे, लेकिन कम से कम तुम पढ़ लो। लेकिन आप क्या करते हैं? आप जानते ही हैं क्या करते हैं। ठीक है। तो कहते हैं आनंदा बेचारा चुपचाप नीची गर्दन करके पिताजी की डांट भी खा रहा था, खेतों के काम की जिम्मेदारी भी ले रहा था, साथ में पढ़ने की जिम्मेदारी भी थी। ठीक है। और बचपन देखिए उस बच्चे का, जिसका खेलने कूदने के दिन है, उसे भी खेत में हल बैलों की तरह जोता जा रहा है। ठीक है। तो बेटा आज इतना ही, बाकी पढ़ेंगे कल। हाँ जी बेटा, तो बताइए, चैप्टर समझ में आया? हम्म। और नहीं भी आया हो तो आपकी पीडीएफ और के साथ रिकॉर्डिंग इसमें पड़ी हुई है, और अच्छे से इसे समझना है। ठीक है। दूसरी बात यह है कि जब आप पढ़ रहे हैं तो आप ये देख रहे होंगे किस तरह से एक बच्चे को, जिसका मन पढ़ने के लिए ललाहित है, उत्सुक है, उसे किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मैं कई बार बताती हूँ बेटा, आप तो बहुत अच्छे बच्चे हैं, जो ऐसा सौभाग्य प्राप्त है और ऐसी सुख सुविधाएं आपको घर बैठे पेरेंट्स दे रहे हैं। ठीक है। उसके बावजूद आपको इतने अच्छे टीचर मिले हैं, लेकिन आप उस बच्चे की भी सोचिए जिसका मन तो पढ़ने का है, लेकिन पेरेंट्स उसे पढ़ाने नहीं देते।
ठीक है, किस लिए? ऐसा नहीं है पैसों की कोई कमी है, लेकिन बस बात ये है कि उसे ये लगता है कि अगर बच्चा पढ़ लिख जाएगा तो मेरे आराम में खलल पड़ जाएगा। तो आराम तलब जिंदगी जीने वाले पेरेंट्स कई बार क्या होता है कि अपने फायदे के लिए अपने बच्चों का भविष्य बिगाड़ देते हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स देखे भी होंगे गांव में, जो खुद तो आयश करते हैं और बच्चों को खेतों में लगाए रखते हैं, यानी खुद की जिंदगी तो मतलब बर्बाद कर ही दी बिना पढ़े लिखे, बच्चों को खेती बाड़ी में लगा लेते हैं, और बच्चों को आ जाता है लालच। फिर क्यों? क्योंकि काम में मन लगने लगता है। अब जिस काम को ज्यादा करोगे उसी में मन ज्यादा लगेगा, पढ़ाई से मन हट जाता है। लेकिन लेखक ये कहता है कि मेरे मन में तो पढ़ने का जुनून था, इसलिए पिताजी जो भी कहते थे मैं सारी बातें, जो भी उन्होंने शर्तें रखी थी अब देखिए उस बच्चे को इतनी भी उन्होंने मतलब टाइम नहीं दिया, या इतना भी समय नहीं निकालने दिया कि कम से कम वो इस बहाने से तो घर आ जाए कि मैं बस्ता लेने जा रहा हूँ, मुझे स्कूल जाना है, ताकि खेत के काम से बच जाए। उन्होंने तो ये पहले ही अलर्ट कर दिया, जब तो सुबह खेत में जाएगा तभी अपना बस्ता बांध के ले जाएगा, और सीधा पाठशाला, और पाठशाला से सीधा खेत, बस ये दो ही काम है तेरे, घर आने की जरूरत नहीं है उसको। और वो कहते हैं मान लो किसी दिन तेरा मन, बच्चा है, ठीक है, जरूरी थोड़ी है, बच्चा है बेटा, मन तो भटक जाता है, कभी खेलने का भी कर जाए। तो उसने कहा कि जिस दिन भी मेरे को ये पता चला कि तू खेत में नहीं है और गांव में कहीं घूम रहा है, तो कहता वहीं से मारता हुआ लाऊंगा तेरे को। यानी इतना क्रूर पिता, ठीक है, आपको तो कम से कम इतने अच्छे माता पिता का प्यार मिल रहा है, तो कहते इतना क्रूर पिता को वो कैसे सहन कर रहा था। और देखिए फिर भी हार नहीं है, हताश नहीं है, निराश नहीं है वो, फिर भी क्या है, अपने मतलब मन में ये ठान लिया कि नहीं मुझे कुछ पढ़ना है। क्यों? क्योंकि उसे ये भी पता था, आप ये भी ठान मान के चलिए, क्यों? क्योंकि खेती बाड़ी में बेटा कुछ नहीं है। मदद कीजिए पेरेंट्स की, मैं ये नहीं कहती, क्यों? क्योंकि आपके पेरेंट्स जो कृषि मतलब क्या है क्षेत्र से संबंध रखते हैं, तो जब आपको समय मिले आप मदद कीजिए। लेकिन कृषि में ऐसा कुछ नहीं है, क्यों? क्योंकि पढ़ लिख कर व्यक्ति हर तरह से कामयाब हो सकता है। तो उसे लग रहा था कि कहीं पिताजी की तरह ना पढ़ा लिखा तो खेती बाड़ी संभालनी पड़ेगी, तो इसलिए क्या है, अच्छा पढ़ लिख जाऊं ताकि इस धूप सर्दी बरसात से और ये खेती बाड़ी की उससे बचा जा सके। लेकिन पिता क्या था, पिता तो था ना चालाक, उसने तो कह दिया कि नहीं पढ़ने जा, लेकिन पढ़ाई से पहले खेत का काम जरूरी है। खेत के काम में कोई कमी मिल गई तो वहीं पीटूंगा तेरे को। ठीक है, खेत का काम नहीं छूटना चाहिए, चाहे छोड़ दे पाठशाला, यानी कि छुट्टी लेनी पड़े तेरे को, लेकिन खेत का काम होना चाहिए। ऐसी शर्तें जो पेरेंट्स रखते, उस बच्चे के बाल मन पर क्या असर पड़ता होगा। ठीक है, लेकिन बेटा आप तो, मैं कह रही हूँ बहुत अच्छे हालातों में पढ़ रहे हो, बहुत अच्छे पढ़ रहे हो, ठीक है, सुख सुविधाएं हैं, तो लापरवाही मत बरतो। ठीक है, और समय पे अपनी क्लास अटेंड किया करो, टाइम पूरा पढ़ा करो, लिखने का काम पूरा करते रहो। ठीक है, और अच्छी सुविधाएं मिलके और अच्छे पढ़ के अच्छे नागरिक बनो। ठीक है, चलिए टाइम हो गया है, 55 हो गए हैं, चलिए लेफ्ट हो जाइए, लिव कर दो क्लास। हाँ जी बेटा, मैंने अभी इसलिए नहीं करा रही, मैं वितान के किसी चैप्टर के भी अभी क्वेश्चन आंसर नहीं कराऊंगी। क्यों नहीं कराऊंगी? क्योंकि अभी है ना, जब तक ये हालात है महामारी का, तब तक अभी सीबीएसई की तरफ से मैंने साइट पे देखा था कि जो पुराना पैटर्न है, पुराना का मतलब जो इस साल जो लागू हुआ था, जो आपके अभी पुरानी प्लस 2 पास आउट है, उसमें तो यही दे रखा है कि वितान के जो क्वेश्चन है वो एमसीक्यू आएंगे। ठीक है, तो मैं अभी थोड़ा सा डाउट में हूँ कि एमसीक्यू ही दूं आपको, या फिर आपको लेंदी क्वेश्चन लिखवाऊं, क्योंकि अभी बदलने में टाइम नहीं लगता, क्योंकि सीबीएसई फटाफट अपने रूल बदल देती है। तो अगर मैंने पिछले साल क्या किया था, बच्चों को क्वेश्चन आंसर लिखवा दिए, तो क्वेश्चन आंसर उन बच्चों के क्या है कि कोई काम नहीं आए। वो इसलिए काम नहीं आए क्योंकि पेपर आना था एमसीक्यू, वितान में सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू पूछे उन्होंने। तो फिर मैं इतने लंबे लंबे क्वेश्चन क्यों लिखवाऊं? ठीक है, तो इसलिए मैं अभी थोड़ा असमंजस में हूँ। जैसे ही होगा तो आपको, जैसे ऑफलाइन शुरू हो जाएगा, तो ज्यादा नहीं है, 4 ही चैप्टर हैं और 20 20 30 30 क्वेश्चन है एमसीक्यू, तो वो मैं आपको करा दूंगी। ठीक है, तो मेरा मतलब है कि पहले हम सारी रीडिंग कर लें चारों पाठों की, और जब तक हमारा फैसला भी आ जाएगा, ऑफलाइन जैसे ही होगी तो मुकेश सर से बात होगी, तो कैसे कैसे पेपर आ रहा है, कितना सिलेबस हट रहा है, कैसे कैसे पेपर पैटर्न बताया गया है, तो वो थोड़ा सा और पता चल जाएगा। तो अभी जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं ले रहे हैं हम, तो सिर्फ आपको रीडिंग करा रहे हैं। आएंगे तो भी ठीक है, नहीं आएंगे तो भी ठीक है। तो एमसीक्यू आएंगे तो फिर रिटर्न क्यों कराएं, रिटर्न करा दिया, एमसीक्यू आएंगे तो फिर रिटर्न का क्या फायदा। तो इसलिए आप सिर्फ और सिर्फ क्या करो, पाठ को गहराई से पढ़ लो, अगर आपके पास किताब है तो। मेरे पास तो हेल्प बुक है, मैंने बताया, मैं उसी से आपको पढ़ा रही हूँ। अगर आपके पास किताब है ना वेदांत की, तो एक एक लाइन को अच्छे से पढ़ो, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन में छोटे सवाल पूछेगा,
हालांकि उसमें ऑप्शन देगा वो आपको, लेकिन वो छोटे सवाल पूछेगा। तो इसलिए मैं अभी आपको नहीं लिखवा रही हूँ, यानी वितान के मैंने आपको रिटर्न काम नहीं कराया है अभी, ठीक है। हाँ जी, और बताइए, और कोई डाउट बेटा? हाँ, देखो बेटा, कम से कम मैं यही तो कह रही हूँ कि आपको रिटर्न तो मैं पूरा करा ही दूँ, एक बार तो सिलेबस कराना ही कराना है मेरे को। ऑनलाइन आपका, ऑनलाइन कराना ही कराना है। उसके बाद अगर खुलते हैं तो फिर ऑफलाइन में तो सिर्फ रहेगा हमारा राइटिंग काम तो पूरा रहेगा। ठीक है, फिर हमें क्या करना है, सिर्फ पढ़ना ही तो है। तो पढ़ने को तो मैं आपको एक महीने में 3 बार 4 बार, या मतलब जब भी हमारे पास समय रहेगा बार बार पढ़ाते रहेंगे तो अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, तो करो आप बिल्कुल भी। तो सिर्फ आप जो पढ़ा रही हूँ उसे सीरियस होकर पढ़ते रहो। ठीक है। और माध्यम अभिव्यक्ति अभी शुरू करूंगी, तो वो आज पीडीएफ भेज देती हूँ आपके पास, पत्रकारिता वाली। और एक है जनसंचार। तो उनसे छोटे क्वेश्चन तो आपको करा ही रखे हैं मैंने। आप बड़े क्वेश्चन देख लेना, अगर आपको लग रहा है कि ये लिख ही रखा है, ठीक है, तो उसी हिसाब से। और आप मेरा मानो तो आप उसे उतार ही लेना। ठीक है, ये लगे कि हाँ ये उतार रखा है, उसे उतारने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये लगे कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, तो अपने नोट्स अलग से बना लो थोड़े से लेंदी क्वेश्चन के। क्योंकि जो मैंने लिखवा रखे ना वो तो है छोटे क्वेश्चनों के आंसर। जो मैं भेजूंगी ना पीडीएफ, वो तो पूरा चैप्टर है, क्वेश्चन भी दे रखा है उसमें, आंसर भी दे रखा है। तो आप उसे उतार लो, बाई चांस नहीं पता किस फॉर्मेट में पूछेगा, क्योंकि पेपर प्रिंट का जो पैटर्न है वो अभी क्लियर नहीं है। क्योंकि सीबीएसई नहीं पता हालात कैसे होंगे, तो कौन सा पैटर्न रखेगी, पुराना रखेगी कि नया रखेगी, तो अभी खुद ही असमंजस में है। ठीक है, तो अभी हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, सिर्फ सिलेबस को कवर कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, और बताइए बेटा, और कोई डाउट किसी को? बस यूं है कि सीरियस होकर अपनी क्लास अटेंड करते रहो। चलो लाइव, हाँ जी, लिव हो जाओ क्लास से, लेफ्ट कर दो। हेलो, हाँ भाई, सुनाई दे रहा है? हाँ, चलिए, हाँ, काफी देर में सुनते हो। किसी को कुछ पूछना हो तो रुक सकता है, वरना लेफ्ट हो जाओ। ओके ओके। हम्म, चलिए। हम्म।